ओके, सो हेलो एवरीवन। हम लोग अब टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 1 हो चुका है और ये हमारी श्रृंखला है रिवॉल्यूशन टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग इस बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का मेन कंटेंट है, यानी तकरीबन 40 सवाल उससे हैं। तकरीबन क्या, एक्यूरेटली 40 सवाल हैं उससे, और 5 सवाल जो है वो मोल कॉन्सेप्ट से लिए गए हैं, यानी जो आपका पुराना चैप्टर था। तो ये जो आपके टेस्ट हैं, इनमें ये सेकंड टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट में आपका मोल कॉन्सेप्ट वाज द प्राइमरी चैप्टर। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें मेजर ये है और ये वाले से कुछ सवाल दिए गए हैं। स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 46 जो आपको पेपर में मिला होगा। 46 में कहा गया है कि कैथोड रेज क्या है। आप जानते हैं कि जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक ट्यूब ली गई थी और उस ट्यूब में एक कैथोड था और एक एनोड था। अब ये जो कैथोड और एनोड थे, उनमें जो कैथोड वाला सेक्शन है, उधर से जो चलती हुई रे प्रतीत होती है, उसका नाम कैथोड रे था। और ये बनती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। जब भी, जैसे मान लो अगर मैंने इसके अंदर कोई एक गैस कंसिडर कर लेते हैं, मान लो मैंने क्लोरीन गैस ले रखी। क्लोरीन का आयोनाइजेशन होगा तो ये बनेगा Cl+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा और ये जो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम लोग कैथोड रे के नाम से जानते हैं। तो कैथोड रे इज नथिंग बट इट इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट आंसर आपका पहला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें आपको ये समझना है कि यहाँ जो ये वाली रे, ये जो पॉजिटिव वाले पार्टिकल हैं, ये भागते हैं इधर की तरफ क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भागता है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये जो रे है, इसको एनोड रे कहा जाता है और ये कैथोड रे कही जाती है। अब चाहे वो कैथोड रे हो चाहे एनोड रे हो, दोनों के ऊपर चार्ज है, और अगर किसी के ऊपर चार्ज रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जरूर इम्पैक्ट उसको पड़ेगा। तो कैथोड रे एंड एनोड रे बोथ आर डेविएटेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर तीसरा जवाब सही हो जाएगा। E/m रेशियो फॉर एनोड रेज। अब E/m क्या होता है? E/m जो है, इट इज द शॉर्ट फॉर्म। E में ऊपर लिखते हैं चार्ज और नीचे लिखते हैं मास। तो एनोड रे जो होती है उसका E/m बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? तो फिर उसी डायग्राम से आप देखें, एनोड रे बन रही है इस क्लोरीन पॉजिटिव से। तो अगर आप यहाँ पर मान लो गैस बदल दो, यहाँ फ्लोरीन कर लो, तो फ्लोरीन पॉजिटिव बन जाएगा। हालांकि नहीं बनता, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ नाइट्रोजन ले लिया तो N पॉजिटिव बन जाएगा, क्लोरीन लिया तो Cl पॉजिटिव बन जाएगा। यानी ये गैस जब बदली जाएगी तो ये पॉजिटिव वाला पार्टिकल बदल जाएगा, यानी एनोड रे बदल जाएगी। लेकिन कैथोड रे सेम रहेगी, क्योंकि हर बार तो इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा ना भाई। चाहे आप नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन करो, चाहे क्लोरीन का करो, चाहे ब्रोमीन का करो, निकलना तो इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, इसलिए कैथोड रे जो होती है वो गैस बदलने से नहीं बदलती है, लेकिन एनोड रे जो होती है वो गैस बदलने से बदल जाती है। तो E/m एनोड रे का बदलेगा यदि क्या बदली जाए, वेरीज विद द गैस फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने कहा है एनोड बदल दो तो बदल जाएगा। एनोड से कोई लेना देना नहीं। एनोड मात्र एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है जो कि उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को खींच रही है। तो पार्टिकल बदलेंगे तो E/m बदलेगा, यानी गैस से बदलता है। बहुत ही सरल सवाल था। एक एटम है जिसके अंदर 17 प्रोटॉन है, तो 17 पॉजिटिव मिला, और इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूट्रल होता है, तो इसका चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं है। तो नेट जो चार्ज इसके ऊपर आएगा वो -1 चार्ज आ जाएगा, यानी सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट दिस वन। तो आप देखो, जब भी कभी कोई एलिमेंट इस तरीके से लिखा है तो जो गिनती नीचे की तरफ लिखी होती है वो हमें बताती है किसकी संख्या? प्रोटॉन की संख्या को। सी दिस इज एटॉमिक नंबर, और ये हमें प्रोटॉन की संख्या बताता है। यानी प्रोटॉन तो हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर? 89। अब चूंकि यह न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 89 ही हो जाएगी। तो 2 का तो गिनती मिल गया। न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना पड़ता है। आप घटाएंगे तो आपका 192 यानी 192 आएगा। अब यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्रम देखो कैसे पूछा गया। पहले प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन और फिर इलेक्ट्रॉन लिखना है। यानी पहले हम लिखेंगे 89, फिर लिखेंगे 192 और फिर लिखेंगे 89। ऐसा ऑप्शन हम ढूंढेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपको फोर्थ हो जाएगा। एक मेरी एडवाइस है कि जब आप इसको कर रहे हो तो उस टाइम पे सीक्वेंस का ध्यान जरूर रखें।
क्योंकि यदि सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो फिर जानते जानते भी सवाल आपसे गलत हो जाएगा, तो डोंट डू दैट मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 51 में इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक की तलाश करनी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है द स्पीसीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर हम सबके इलेक्ट्रॉन चेक करें तो जब आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो सोडियम के पास नॉर्मली होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, एक का लॉस कर दिया इसने तो 10 बचे, यानी यहाँ इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और नियॉन का एटॉमिक नंबर ही 10 है तो इसमें नेचुरली 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा। ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। When atoms are bombarded with alpha particle, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसमें होता क्या है कि सामने एक एटम है जिसमें न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है और एटम बहुत बड़ा सा है। इतने बड़े एटम में अगर मैं अल्फा पार्टिकल को भेजूंगा तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे ही चले जाएंगे, अनडिफ्लेक्टेड चले जाएंगे। तो फ्यू इन मिलियन को ही सिर्फ डिफ्लेक्शन मिलता है, बाकी सब सीधे चले जाते हैं। ये इसका कारण पूछ रहे हैं कि क्यों है, तो आप चौथा ऑप्शन पढ़ें। द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। यानी कि एटम की तुलना में न्यूक्लियस चूंकि बहुत छोटा है और न्यूक्लियस ही रिपेल करता है अल्फा पार्टिकल को, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस वजह से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे चले जाते हैं और मिलियन यानी 10 लाख में कहीं एक पार्टिकल हमें डिफ्लेक्शन शो करता हुआ दिखाई देता है। किस लाइट का फोटोन मैक्सिमम एनर्जी का होगा? आप जानते हैं रंगों का क्रम ये होता है विबग्योर, और इसमें जब आप इधर से इधर की तरफ चल रहे होते हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही होती है, लैम्डा इज इंक्रीजिंग। यानी यदि वो मुझसे पूछे कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है तो मैं रेड कहूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसमें अगर आप देखो तो सबसे कम वेवलेंथ का कौन पाया जाएगा? वॉयलेट विल बी हैविंग मिनिमम वेवलेंथ, और जिसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी उसी की हम कहेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा थर्ड यानी वॉयलेट। इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी और फ्रीक्वेंसी भी घटेगी एज पर दिस रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 54 पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ दे रखी है। आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि EM वेव्स के लिए हम लोग लगा सकते हैं C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। यहाँ से अगर आप न्यू निकालेंगे, न्यू आपको दे रखा है, सॉरी वेवलेंथ दे रखी है, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए C की वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा 600 है, लेकिन नैनोमीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -9 मीटर कर देंगे, ऊपर मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसको हम 0 0 काट के 10 की पावर -7 कर सकते हैं, या 8 और 7 15 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 15, या हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 14, और जो यूनिट इस्तेमाल होती है वो होती है हर्ट्ज। इफ इट इज 1 साइकिल पर सेकेंड देन इट इज कॉल्ड हर्ट्ज। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा पहला वाला आंसर, यानी फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला जो फॉर्मूला है C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये सभी वेव्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर EM वेव्स। क्योंकि हम स्पीड EM वेव के ले रहे हैं तो हमें फॉर्मूले में EM वेव के लिए ही ये फॉर्मूला लगाना है। Which one of the following is not the characteristic of Planck's quantum theory of radiation? देखो रेडिएशन का मतलब ये होता है कि ये ऊपर से लाइट आ रही है, ऊपर रॉड लगा हुआ है, तो यहाँ से जो रेडिएशन आ रही है वो एनर्जी भी लेके आ रही है। प्लांक ने पहली बार ये बात बताई कि ये जो एनर्जी है ये छोटे छोटे पैकेट्स में आती है, और इन पैकेट का नाम रखा गया फोटोन, या फिर इन्हें क्वांटम ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। तो जो पहला पॉइंट लिखा है द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम, यही गलत लिखा है। इन्होंने यही कहा ही था कि जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब या फिर एमिट होती है इन मल्टीपल ऑफ होल नंबर ऑफ क्वांटम। कहने का मतलब यह है कि क्वांटम ऑफ लाइट जो है, यानी जो फोटोन है, वो आप तोड़ के नहीं ले सकते हो। आप 2 क्वांटम ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 10, लेकिन 5.5 नहीं ले सकते। तो ये मल्टीपल ऑफ होल नंबर मल्टीपल में ही हो सकता है। यहाँ पर नॉट लिखा है तो ये गलत बात हो गई, और हमसे पूछ भी रहे हैं कि कौन सा प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से सही नहीं है, तो मैं पहले ऑप्शन के साथ जाऊंगा। 56 नंबर में आपको मोल्स निकालने और मैच करना है। यहाँ आप जानते हैं मोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मोल इज इक्वल्स टू वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट।
तो यहाँ पर 60 है और 60 बटे इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 मोल। ये 28 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 4 होता है, तो यहाँ 7 मोल आ जाएगा। ये 27 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट भी 27 होता है, तो ये 1 मोल हो जाएगा। ये 46 है और सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, तो यहाँ पर 2 मोल आ जाएंगे। तो अब हमें मैच करना है, तो ए वाला मेरा मैच हो जाएगा 4 के साथ, ऐसा 2 ऑप्शंस में है। तो बी वाले को चेक कर लेते हैं, बी मेरा मैच होगा 7 मोल यानी थर्ड के साथ, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। ए इज फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज सेकेंड, तो सी वाला मैच करेंगे सेकेंड के साथ यानी 1 मोल, बाकी डी वाला मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मोल निकाल सकते हैं, सिंपल सवाल है मैच द कॉलम का। एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया है, एनर्जी ऑफ फोटोन दिया गया है, वेवलेंथ पूछा गया है, तो फॉर्मूला इज ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से अगर आप निकालें तो लैम्डा विल बी इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई ई यानी कि एनर्जी। लैम्डा बराबर हो जाएगा, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू सी होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको डिवाइड करेंगे 3.03 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल से। अब देखो ये भी 3 लिखा है और ये भी 3 लिखा है, लगभग लगभग मैं इसको इतना मान के काट सकता हूँ, तो ये दोनों कट गए। ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 19 और 8 जोड़ोगे तो 27 आएगा, 27 को 34 में से घटाओगे तो इट विल कम आउट टू बी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 660 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, या इसको लग सकते हैं 660 नैनोमीटर। तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 656 नैनोमीटर। क्योंकि हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले रखा है तो थोड़ा वेरिएशन आएगा। ये जो दशमलव मैंने साइड में किया है इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब दशमलव दाईं तरफ जाता है तो जो माइनस की पावर होती है वो बढ़ जाती है, मतलब मैग्नीट्यूड में बढ़ जाती है। इस बात को आपको डायरेक्टली याद रखना है। यहाँ पर आपको यूनिट से मैच करना है। मोल की यूनिट मॉल ही होती है, केवल लास्ट का ई गायब कर दिया जाता है। मोल फ्रैक्शन जो होता है उसमें मोल अपॉन मोल होता है, और सेम ही क्वांटिटी ऊपर हो सेम ही नीचे हो तो ऐसी परिस्थिति में यूनिट लेस हो जाता है, तो मोल फ्रैक्शन विल बी यूनिट लेस। तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर और मोलैलिटी होता है मोल पर केजी। तो इस तरीके से आप इसको मैच करके देख सकते हैं। ए के साथ हमने लगाया है तीसरा, बी के साथ हमने लगाया है दूसरा, सी के साथ लगाया है पहला। तो सी के साथ पहला इसी में है, तो करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस इज इक्वल्स टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ सेकेंड ऑर्बिट बोला गया है, तो सेकेंड ऑर्बिट मतलब सबकी सेकेंड ही ऑर्बिट लेनी है, तो इसका मतलब एन जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, एन इज कांस्टेंट। और एन के कांस्टेंट होने के बाद वेरिएशन किससे हो रहा है? जेड से हो रहा है। तो जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिख सकते हैं कि जो हीलियम की रेडियस है, हीलियम प्लस, इसका रेशियो निकालें अगर लिथियम +2 के साथ, और इसका रेशियो निकालें बेरिलियम +3 के साथ, तो वो बराबर आएगा 1/2। 2 इज द एटॉमिक नंबर, इज टू 1/3 इज टू 1/4। अब ये रेशियो मुझे निकालना है। रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है कि आप इसका एलसीएम ले लें। इस केस में एलसीएम आपको 12 मिल जाएगा, 12 से सबको गुणा कर दो, तो यहाँ 12 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा, यहाँ 12 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 12 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। तो 6, 4 और 3 यानी करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। If the velocity of electron in first orbit of hydrogen is this, what is its value in third orbit? तो velocity का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। वेलोसिटी बराबर होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड डिवाइडेड बाई एन, और ये आंसर आता है मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिट के हिसाब से क्या चल रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन एटम की ही बात करी है तो जेड तो कांस्टेंट हो गया, यानी वेलोसिटी जो है वो एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ हम लिख सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो जो पहली ऑर्बिट की वेलोसिटी होगी और जो तीसरी ऑर्बिट की वेलोसिटी होगी उसमें जो रेशियो आएगा, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। पहले का इन्होंने दे रखा है 2.18 इंटू 10 की पावर 6,
और यहाँ डिवाइडेड बाई V3 लिख दो और यहाँ पर लिख दो 3। तो V3 बराबर इसको 3 से डिवाइड करना रह गया, तो V3 विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3, और इतना ही आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये पहले के बराबर आ जाएगा। इसको काट के देखो, 3 को 7 बार काटोगे ना तो ये आ जाएगा 0.7, 3 7 21 और फिर 3 दूनी 6, तो 0.72 इंटू 10⁻6, दशमलव को इधर लेके जाओगे तो 10⁵ हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? जिंक आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो 30 का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके एंड में आएगा 4s2 3d10। इसके अंदर तो आपको 3d10 है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मिल जाएगा, अनपेयर्ड बराबर 0। Fe+2 क्या होता है? आयरन इज 4s2 3d6, तो 4s2 तो चला गया, अब 3d6 बचा। 3d6 में आप करोगे तो 3d6 में देयर विल बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए? डी को ड्रॉ करो। डी में आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स होती, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब जब मैंने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो अगर आप देखेंगे तो दीज आर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे आपके पास? 4 बचेंगे। इसी तरीके से ये जो है ये 4s2 3d8 होता है, 4s2 3d8 में +3 कर दोगे तो 3d7 बचेगा, तो 3d7, यहाँ पर भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 5 भरोगे फिर 2 भर दोगे तो 3 अनपेयर्ड मिलेंगे, यानी यहाँ पर 3 अनपेयर्ड है। कॉपर इज 4s1 3d10 और एक 4s1 निकल गया तो अगेन इट इज 3d10, और 3d10 का मतलब है कि इसके अंदर भी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम पूछा गया है तो सेकंड यानी आयरन के अंदर ये हो जाएंगे। यहाँ मैं एक बात बता दूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप धीरे धीरे बार बार करेंगे, अगर आपने शुरुआती दौर में सीखा है तो अभी तो आपको करने में थोड़ा सा टाइम लगता होगा, बट धीरे धीरे करेंगे तो है तो वही 118 एलिमेंट, और उन 118 एलिमेंट्स में से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनको आप बार बार इस्तेमाल करते हो, जैसे आयरन बार बार आएगा, जिंक आएगा, ऐसे बहुत सारे हैं जो रिपीटेडली आएंगे, तो उनका धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, जैसे कि मुझे याद हो गया है। तो आप भी इसको करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। एक इलेक्ट्रॉन को टॉप से बॉटम में भेजा गया है तो उसके एनर्जी लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जब कोई ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी एमिट करता है, और अगर कोई लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, ये बेसिक रूल होता है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन एंड रीजन। डी ब्रॉगली इक्वेशन हैज सिग्निफिकेंस फॉर एनी माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देखो डी ब्रॉगली इक्वेशन होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, तो ये इक्वेशन माइक्रोस्कोपिक पे भी लग जाएगी और सब माइक्रोस्कोपिक पे भी लग जाएगी, तो बात सही लिखी हुई है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये भी सही है कि वेवलेंथ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मास जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, ये बात सही हो जाएगी। और जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तभी वो सिग्निफिकेंट हो पाएगी, वरना अगर आप यहाँ पर 1 किलो भी रख दोगे तो ऊपर 10⁻34 है, तो उसकी वजह से वेवलेंथ ऑब्जर्व करने के लायक नहीं रह जाती है। तो ये दोनों बातें सही भी लिखी हैं और ये इसका रीजन भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है इलेक्ट्रॉन की? आपको पता है न्यूक्लियस के जितना दूर जाओगे उतना एनर्जी इंक्रीज करती है, एनर्जी नेगेटिव होती है और नेगेटिव वैल्यू कम होती जाती है, तो असलियत में एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं न्यूक्लियस से, जितनी दूर होंगे उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी देखने को मिलेगा। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी है, तो लिथियम की बताओ। तो अगेन यहाँ पर एनर्जी का सवाल है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू Z²/n²। क्योंकि ये आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे हैं तो मतलब n तो फिक्स हो गया कि ग्राउंड स्टेट से निकालना है। अब बचा क्या? Z² के प्रोपोर्शनल बचा है, तो हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। इन्होंने हाइड्रोजन का दे रखा है और आपको लिथियम के लिए निकालना है, तो लिथियम का मतलब Z कितना होगा? 3, और 3 से गुणा नहीं करना है, 9 से करना है, क्योंकि Z² के प्रोपोर्शनल है। तो हमारी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो माइनस है ये कहाँ गायब हो गया? ये जो फॉर्मूला लिखा है ये एनर्जी का फॉर्मूला है,
और आयोनाइजेशन जो होती है वो सिर्फ आपको सिंबल बदल देना है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो वो हमें देनी पड़ेगी। दैट एनर्जी इज टू बी प्रोवाइडेड, और जो प्रोवाइडेड होती है तो एंडोथर्मी मतलब पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब आपको चिन्ह बदलना पड़ता है। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी को अगर आधा कर दिया जाए तो वो टोटल एनर्जी के बराबर हो जाता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टोटल एंड पोटेंशियल। तो ये रिलेशन मुझे मिल रहा है चौथे ऑप्शन में, सिंपल है, आपको फॉर्मूला है, याद रखना है। द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल इन्वॉल्व्ड। अब ये डिफरेंस के लिए क्यों? देखो, अगर आप एनर्जी लेवल्स को देखो तो पहला एनर्जी लेवल ये है, ये दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, ऐसे आप चलते चले जाएंगे। जितना बड़ा गैप यहाँ मिलेगा ना, उससे छोटा गैप यहाँ मिलेगा, उससे और छोटा गैप यहाँ मिलेगा, उससे और, यानी जितना आप एनर्जी लेवल में ऊपर जाते जाओगे उतना ही एनर्जी का गैप छोटा होता जाएगा, और एनर्जी का गैप छोटा होता जाएगा तो वेवलेंथ क्या होगी? बड़ी होती जाएगी। तो द वेवलेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल, यानी अगर बड़ा एनर्जी लेवल का डिफरेंस है तो एनर्जी ज्यादा हुई, उसमें वेवलेंथ क्या होगी? छोटी हो जाएगी। और अगर इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि अगर छोटा एनर्जी डिफरेंस है तो एनर्जी कम हुई, उसमें वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में आपको पता है n-1 लाइन मिलती है, बामर में n-2, फिर ऐसे करके सीक्वेंस चलता है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन 7वें लेवल से आ रहा है और ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है तो उसको, उसमें आपको लाइमन में मिलेंगी 6 लाइनें, 7 में से 1 घटा दिया। बामर में मिलेंगी 5 लाइनें, पाश्चन में मिलेंगी 4 लाइनें, तो इस तरीके से क्रम चलता है। तो n-1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। द डी ब्रॉगली इक्वेशन सजेस्ट दैट एन इलेक्ट्रॉन, अब डी ब्रॉगली जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, या फिर आप कह सकते हैं h अपॉन mv। यहाँ देखो मास जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल की। और लैम्डा यानी वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बताती है, यानी पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को लेकर जो इक्वेशन चलती है उसका नाम है डी ब्रॉगली इक्वेशन। वेवलेंथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। अब ये डी ब्रॉगली इक्वेशन को अगर हम लिखें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम बी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर आप चार्ज सिस्टम में देख रहे हो तो इट विल बी अंडर रूट 2m q इंटू वी, यानी पोटेंशियल, यानी कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल सही आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इट इज एक्सेलरेटेड। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ बॉल ऑफ मास 1 kg हैविंग काइनेटिक, तो पुराने फॉर्मूले का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2me लिखेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 इंटू मास दिया है 1 kg, एनर्जी है 0.5। तो यहाँ पर आप देखो ये 1 ही आ जाएगा, और 1 का रूट भी 1 होता है, तो हमारे पास अल्टीमेटली लैम्डा जो है वो h के ही बराबर आ जाएगा, और h की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। इसमें से इनकरेक्ट क्या है? आपको पता है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 ये है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें यहाँ पर m लगा दिया है तो ये गड़बड़ बात लिखी, यहाँ m नहीं आना चाहिए था, 4 ही सिर्फ होना चाहिए था, तो इसमें से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो छोटे पार्टिकल्स पे लग सकता है जैसे इलेक्ट्रॉन, लेकिन मोटर कार पे नहीं लगेगा, स्टेशनरी पार्टिकल पे नहीं लगेगा। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा बोथ 2 and 3, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल या बड़े पार्टिकल पर लगता ही नहीं है, ये बहुत छोटे पार्टिकल के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन। आपको पता है क्वांटम नंबर में जो प्रिंसिपल है वो साइज को बताता है या एनर्जी को बताता है, एजीमुथल शेप को बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन को। एनसीईआरटी की लाइन है। एक पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ऑर्बिटल कोई भी हो, चाहे वो पी हो, चाहे डी हो, चाहे एस हो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों अपोजिट स्पिन के होते हैं। ये रूल पॉली ने दिया था।
अ गिवन ऑर्बिटल इज लेबल्ड बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल्स टू -1। ये कौन नहीं हो सकता? आपको पता है s ऑर्बिटल के लिए ओनली वन वैल्यू ऑफ m होती है, ओनली m बराबर 0। तो -1 आपको s ऑर्बिटल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। k शेल का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। अब देखो पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से किस क्वांटम नंबर से डिफरेंशिएट होते हैं? स्पिन से। एक अप स्पिन होगा तो दूसरा कैसा होगा? डाउन स्पिन हो जाएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन दैट कैन हैव s इज इक्वल्स टू -1/2r। अब देखो 3d मतलब d वाले आ गए, कितने होंगे इसमें? 5 ऑर्बिटल्स होंगी। कुल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम 10। 10 में से आपको पता है आधे होंगे प्लस हाफ वाले, आधे होंगे माइनस हाफ वाले। तो मैक्सिमम माइनस हाफ वाले कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। इसमें से करेक्ट सेट ढूंढना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। क्लोरीन आपको पता है कौन होता है? क्लोरीन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो क्लोरीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3p में है, यानी इसका प्रिंसिपल तो हो गया कितना? 3, n इज इक्वल्स टू 3, और l बराबर हो गया 1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 3 2 को काट दो और 3 0 को काट दो। इन दोनों ऑप्शन में अगर आप देखें तो ये जीरो नहीं हो सकता, स्पिन क्वांटम नंबर कैन नॉट बी जीरो। तो ये भी कट गया, तो हमारे पास सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? 0, क्योंकि फॉर्मूला है √L+1 h/2π। और आप जानते हैं l की वैल्यू कितनी होती है? s के लिए 0 होती है, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। द फॉर्मूला विल बी √L+1 h/2π। तो यहाँ l ही 0 हो गया, तो ओवरऑल सब कुछ 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 0। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे? ये पॉली ने बताया था। पॉली ने कहा था कि किन्हीं दो लोगों के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर आपने एक ऑर्बिटल के अंदर 2 के बजाय तीसरा इलेक्ट्रॉन रखा तो उसकी स्पिन किसी ना किसी से मैच कर जाएगी। जैसे पहला इधर दूसरा इधर रख दिया, अब तीसरा अगर ऊपर रखोगे तो इससे मैच कर जाएगा, नीचे रखोगे तो इससे मैच कर जाएगा, यानी तीसरा रख ही नहीं सकते हो। तो कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बात पहली बार किसने बताई थी? पॉली ने। तो इट विल बी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक 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 करके भरा जाता है, 2 1 0 नहीं भरा जाता। ये हुंड्स प्रिंसिपल है। हुंड ने कहा था कि पहले 1 1 1 भरो। मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऐसे भरूंगा पहले, यहाँ 2 और यहाँ 1 करके इसको 0 नहीं करेंगे, बिकॉज पेयरिंग तब तक नहीं करनी है जब तक एक भी ऑर्बिटल अगर खाली है तो आप पेयरिंग नहीं कर सकते। दिस रूल इज कॉल्ड हुंड्स रूल। सोडियम एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ m बराबर 0 कितना हो जाएगा? तो सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। देखो इसका तो m बराबर 0 ही रहेगा, इसका भी m बराबर 0 रहेगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का m बराबर 0 होगा, 2 का +1 और 2 का -1। तो यहाँ पर m बराबर 0 वाले 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो 2 यहाँ 4 2 6, और इसका तो m बराबर 0 ही होगा। तब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाएंगे जिनका m बराबर आपको 0 मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 84 को देखें तो यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ट्रूथ को ढूंढना है। अलग अलग EM वेव्स की वेलोसिटी अलग अलग होती है, ये गलत बात। देखिए सारी EM वेव, चाहे वो रेडियो वेव हो चाहे माइक्रोवेव हो, सब स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती हैं। EM वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी कि ये बिना मीडियम के चल सकती है। सच बात है, आप जानते हैं लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। सारी EM वेव के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम, और वो 3 × 10⁸ है। ये बात भी सही है। EM वेव्स लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं, ये गलत है। EM वेव्स का नेचर जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। दीज आर ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में साउंड वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल इन EM वेव, गलत बात लिखी है। परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। तो B एंड C इसमें से करेक्ट हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास आप यहां से मैच कर सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर आपने 4.2 ग्राम लिया तो इसके अंदर 2 ग्राम आपको रेजिड्यू मिलेगा, बाकी CO2 उड़ जाएगा।
तो CO2 का वजन और इसका वजन जोड़ दो तो इसके बराबर आ जाएगा, इट इज कंजर्वेशन ऑफ मास। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है कि अगर आपने सल्फर को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो वो SO2 भी बना सकता है और SO3 भी बना सकता है, यानी एक से ज्यादा प्रोपोर्शन पॉसिबल है। तो दिस इज मल्टीपल प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि CH4 कहीं से भी लाओगे उसके अंदर आपको 3:1 मास का रेशियो मिलेगा। कार्बन का वजन कितना है 12 और हाइड्रोजन का वजन 4, तो 3:1 रेशियो हो जाएगा और हमेशा यही मिलेगा। यह है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपको पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन ये मैच द कॉलम में इसलिए दे दिया क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैच करने के लिए, आप वैसे भी कर सकते हो। गे लुसैक्स लॉ, 10 ml आपने नाइट्रोजन लिया, 30 ml के साथ कंबाइन करेगा और 20 ml अमोनिया बनेगा। तो सिर्फ इतने से भी आप इसको मैच कर सकते हो। जो एक लास्ट में बचा वो रेसिप्रोकल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। पहला है आइसोटोप का सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। आपको पता है आइसोटोप वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम रहे लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहे। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ भी 7 लिखा है, यहाँ भी 7 लिखा है, यहाँ पे 12 मान लेते हैं और यहाँ पे 15 मान लेते हैं। तो अब इनके अंदर देखो आइसोटोप के अंदर प्रोटॉन की संख्या तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगी। 12 में से 7 आप घटाओगे 5 आएगा न्यूट्रॉन, और यहाँ पर 15 में से 7 घटाओगे तो न्यूट्रॉन कितना आएगा 8। यानी पहला स्टेटमेंट सही है। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। आइसोबार जो होते हैं उनमें मास नंबर सेम होता है, तो यहाँ XY लिख लेते हैं, यहाँ 22 लिख लेते हैं और यहाँ भी 22 लिख लेते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो यहाँ 11 और यहाँ 12 लिख लेते हैं। अब देखो इनके अंदर देखो प्रोटॉन तो सेम नहीं है, और अगर प्रोटॉन सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं होगा, और अगर आप यहाँ से घटाएंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन भी सेम नहीं आएगा, यानी कि इनके अंदर तीनों ही सेम नहीं होते हैं। तो आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सही बात जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, यानी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन कहाँ गए? ये हैं। न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा था और न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। साइंटिस्ट का नाम है, इसको याद करने के लिए ईट पग नाची ऐसा करके शॉर्ट फॉर्म होता है। ईट मतलब इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पग मतलब प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और नाची मतलब न्यूट्रॉन को चैडविक ने खोजा था। आप ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। यहाँ असर्शन रीजन है, इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल द लाइंस अवेलेबल इन द एमिशन स्पेक्ट्रम विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सही बात है, मिसिंग लाइन हो सकती है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ओनली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये गलत बात लिखी है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एमिशन का स्पेक्ट्रम भी होता है जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है, तो सही हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें डिग्री सेल्सियस में करना है, तो किस तरीके से करेंगे? 200 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस को 9/2 से गुणा 9/5 से गुणा करें और प्लस इसमें जोड़े 32, ये फॉर्मूला होता है। या 1.8 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से अगर आप डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू निकालोगे तो 93.3 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू अवोगाद्रो नंबर। इसमें से सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं एटम्स? तो जिसके मोल ज्यादा उसके नंबर ज्यादा। ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये तो 0.01 मोल हो गया, और ये जो है ये 3 मोल है। तो यहाँ पर आप देखो मैक्सिमम मोल यहाँ पर है, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स भी यहाँ क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो दिस वाज अ पेपर। इस बार का पेपर थोड़ा सा स्लाइटली इजी साइड में रखा गया। क्या होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट का हम लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। इस बार बायो को थोड़ा सा ऊपर कर दे, फिजिक्स को थोड़ा नीचे, मतलब वी मैनेज इट ऑल। तो इस बार केमिस्ट्री का पेपर आप कह सकते हैं कि सेफ साइड, मतलब थोड़ा सा आसान पेपर है। अगर आप इस पेपर में 40+ स्कोर कर रहे हैं, क्वेश्चंस नंबर नहीं, तो 40+ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर होना ठीक है। 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाने इज नॉट अ बिग डील। अगर आप अभी से इसको इतना दिमाग पे भर लेंगे कि नहीं मुझसे गलत हो गया, आप तो ये वो तो फिर इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। और जिस चीज को आप अपने ब्रेन को फीड कर दोगे कि हाँ मुझसे गलतियां हो रही हैं, तो दैट विल बिकम अ हैबिट स्लोली। तो कोई बात नहीं, लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। इंसान गलतियां करता है, तो अगर मान लो गलत भी हो गया तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपसे मिलते हैं अगले टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ दोबारा से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बता दूं कि टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। प्रिपरेशन का मैं 70% हिस्सा मानूंगा कि टेस्ट है।
टेस्ट इसलिए जरूरी नहीं है कि टेस्ट देके नंबर आते हैं, टेस्ट इसलिए जरूरी है कि टेस्ट देके आपको पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ या सही हो रहा है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो और आपके नंबर नहीं आ रहे हैं मान लो, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा आएगी कि लाओ पढ़ते हैं, और जो सवाल आप टेस्ट में एक बार गलत करते हो फिर उलझन में आते हो और घर पे जाके देखते हो वो परमानेंट भी हो जाता है। तो टेस्ट इज द बेस्ट वे टू नॉट ओनली टू इवेल्युएट योर सेल्फ बट टू बी ऑन द राइट ट्रैक। इफ़ यू वांट टू बी ऑन द राइट ट्रैक कि मैं अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जाऊं, तो उसके लिए भी टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, सभी लोग इसको अटेम्प्ट करें। अगले टेस्ट में आपसे फिर से मिलते हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।